आज से हम लोग अपने क्लास 10th के मैथ को शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर सबसे पहला हमारा रियल नंबर है। सुनिए आप जरा मेरी बातों को, पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मेरे बातों को आप ध्यान से पहले सुनेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं पहले, चूँकि हम लोग बहुत अच्छी तरीके से क्लास 9th को पढ़ के क्लास 10th में हम लोग आ चुके हैं, है ना। क्लास 9th में जिस तरीके से हम लोगों ने पूरी तरीके से मतलब एनसीईआरटी को हमने फॉलो किया था, आपको मालूम है। यानी कि क्लास 9th में जिस प्रकार से हम लोगों ने एनसीईआरटी को पूरी तरीके से हमने ख़त्म किया। हर एक चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उसके बेसिक टर्म्स को समझते थे, चैप्टर के मीनिंग को समझते थे। सेम चीज़ हम क्लास 10th में भी कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन फिर जब हम क्लास 9th के जैसा ही क्लास 10th को पढ़ाएंगे तो फिर क्लास 9th और 10th में फ़र्क क्या रहा? इसमें फ़र्क यहाँ पे हम ये पैदा करेंगे, इसमें फ़र्क बेसिकली हम यहाँ पे आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहेंगे कि क्लास 10th में खास करके हम कुछ क्वेश्चन जो है ना बाहर से भी लेंगे। बाहर से मतलब कहाँ से? वो क्वेश्चन हम कहाँ से लेंगे? आपके सीबीएसई जो पूछा गया है सवाल, वहाँ से भी हम समय समय पर क्वेश्चन लेके आपको बताते रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, कुछ सवाल बताएंगे, तो उस सवाल में बीच बीच में हम कहीं पे ना सीबीएसई का भी सवाल उठा के दे देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि सीबीएसई का सवाल है और आप उसको बना चुके होंगे। बाद में बताएंगे कि अच्छा जो ये आपने सवाल बनाया वो सीबीएसई का था, तो आपको लगेगा कि कितना आसान सवाल था, है ना। तो ये चीज़ हम बीच बीच में करते रहेंगे। हालांकि हमारा पूरा बाद में तो सिंपल पेपर बनाने का 10 साल का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, वो तो बाद में चलता रहेगा। लेकिन बीच बीच में हम कुछ सवाल ऐसे भी आपको जानबूझ के देते रहेंगे जो कि सीबीएसई में पूछा गया है, ताकि आपको एक हैबिट बना रहे कि सीबीएसई में सवाल इस प्रकार का आता है और बनाने का आपको एक तरीका मालूम चल जाए। तो शुरू किया जाए। चलिए, तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने क्लास 10th का मैथ। और आपको मालूम है चूंकि क्लास 10th में आप हैं, तो सबसे पहला हमारा मेन बुक क्या होना चाहिए? मैथ का एनसीईआरटी होना चाहिए, है ना। और रेफरेंस के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे आर.एस. अग्रवाल को। आर.डी. शर्मा भी है, लेकिन आर.डी. शर्मा से बेटर बुक हमको बहुत अच्छा आर.एस. अग्रवाल लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा मकसद ये रहेगा कि एनसीईआरटी को पूरा एकदम फॉलो किया जाए, उसके बाद फिर रेफरेंस बुक को इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। लेकिन पहले एनसीईआरटी, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है रियल नंबर, है ना। चलिए, आप जरा ध्यान से समझिए। जब हम लिखने के लिए कहेंगे तब आप लिखिएगा, और जब समझा रहे होंगे तो पूरी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। जहां पे कोई डाउट रहे फटाक से नॉक करके पूछना है, ठीक है। एकदम बहुत एकदम कहानी की तरह सुनते जाइए, ठीक है। चैप्टर का नाम है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर मतलब क्या? कौन सा नंबर? सच वाला नंबर। बिल्कुल, मतलब यहाँ पे है हमको समझना पड़ेगा कि पहले आखिर रियल नंबर होता क्या है। सबसे पहले समझना यह पड़ेगा कि रियल नंबर है क्या। रियल नंबर कुछ नहीं है, बेसिकली रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग कह देते हैं रियल नंबर। मतलब कि एक तरफ आपका रखा हुआ है रैशनल नंबर, एक तरफ रखा हुआ है इरेशनल नंबर। इन दोनों को यदि हम एक साथ बोलना चाहेंगे तो रैशनल और इरेशनल नहीं बोलेंगे अलग अलग, बेसिकली बोल देंगे रियल नंबर। और जब आप सामने वाले को बोलते हो रियल नंबर, तो सामने वाला समझ आता है कि अच्छा रियल मतलब ये रैशनल के साथ साथ इरेशनल का भी बात कर रहा होता है, ठीक है। चलो, तो यहां पे हम लोग अपने इस रैशनल नंबर को हम लोग दो अलग अलग कैटेगरी में हम लोग बांटेंगे। सबसे पहले रियल नंबर को एक कैटेगरी इधर होगा और दूसरा कैटेगरी हमारा इधर होगा। रियल नंबर में सबसे पहला नंबर जो हमारा आता है वो है हमारा रैशनल नंबर। ये पहला हो गया हमारा रैशनल नंबर। और दूसरा इसमें हमारा आता है इरेशनल नंबर। समझे ध्यान से, यह भी शुरुआत है, बस इसमें बहुत कुछ हम लोगों को अभी सीखना है, बस शुरुआत है। रियल नंबर मतलब रैशनल प्लस इरेशनल, सिंपली बस। मतलब कि आप कह सकते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर, सिंपली इसी को हम लोग कहते हैं रियल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ हम एग्जाम्पल देंगे, शायद इस चीज को आप समझ पाएंगे। यदि नहीं भी समझ पाएंगे ना तो और अच्छी बात है, नहीं समझ पाएंगे तो और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उसको हम फिर पूरा बेसिक से बताएंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर का एग्जाम्पल हम लोग -4/7, 4/13, इस बार कर लो 9,
9/-17। आपको लग रहा होगा सर माइनस का भी नीचे नहीं रहता है, ऊपर रहता है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे ऊपर बाद में, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। आगे 4, हाँ 0/1, 0/1, और यहाँ पे आप -3 कर लो, बहुत सारे हो सकते हैं एटसेट्रा। फिर सर आपने यहाँ पे जगह क्यों छोड़ा, बताएंगे, जानबूझ के हम यहाँ पे जगह छोड़े हैं, एक चीज बताना है हमको, वो बाद में बताएंगे। लेकिन पहले आप यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल्स लिखे हैं ये सारा का सारा एग्जाम्पल हमारा रैशनल नंबर का है। फिर सवाल है कि सर रैशनल नंबर क्या है, इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको समझाने के लिए हमको कम से कम पहले 3-4 टर्म और समझाना पड़ेगा रैशनल नंबर को समझाने से पहले। लेकिन फिलहाल आप एग्जाम्पल देखिए, बस आपको लग भी रहा होगा कि सर ये उठपटांग जैसा एग्जाम्पल आप कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, बस मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट के बाद पता चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल यदि हम लोग लेना चाहें, हाँ दुनिया भर का एग्जाम्पल है इसमें भी, जैसे √2, √3, √5, √7 एटसेट्रा, और भी हो सकता है। फिर से हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ा है, क्यों बताएंगे, क्यों छोड़ा है वो बताएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज वहां पे हम लिखने वाले हैं। ठीक है, देखिए आप जरा ध्यान से, रियल नंबर मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया, ये एग्जाम्पल इसका होता है और वो एग्जाम्पल उसका होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब इन दोनों के बारे में ना हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे, इन दोनों के बारे में, रैशनल नंबर के बारे में भी और इरेशनल नंबर के बारे में भी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं आज रैशनल नंबर के बारे में। मालूम तो होना चाहिए ना कि सर रियल नंबर का मतलब आपने बता दिया, रैशनल और इरेशनल, लेकिन रैशनल नंबर क्या है इसके बारे में भी तो बताइए, है कि नहीं। हालांकि रैशनल नंबर आप जानते हैं, क्या जानते हैं, जो नंबर p/q के फॉर्म में रहे और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसी को कहते हैं हम लोग रैशनल नंबर। हाँ, और pq इंटीजर होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन ये जानने से पहले आपको 3-4 टर्म और जानना पड़ेगा, तभी आप रैशनल नंबर को और गहराई से जान पाएंगे, तभी आपको मालूम चल पाएगा कि सर आपने एग्जाम्पल यहाँ पे ये सब क्यों लिखा था। ठीक है, चलिए अब हमारा क्लास यहीं से इंपॉर्टेंट वाला क्लास शुरू होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आप जानेंगे तभी आप रैशनल नंबर को जान पाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला आपको देखो, यहाँ पे ना अभी हम जो बताने वाले हैं आपको लगेगा कि सर ये तो हम पहले से जानते थे। हाँ आप जानते हैं, जो भी हम यहाँ पे बताएंगे अभी वो चीज आप पहले से जानते हैं, क्लास 9 तक आप उसको बहुत पढ़े हैं, हम बहुत पढ़ाए आपको, लेकिन बस यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं हम, एक तरीके से आपका रिवाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, और रिवीजन भी हो जाएगा प्लस आपको रैशनल नंबर भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहला हमारा इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है नेचुरल नंबर। अब आप में से बहुत सारे को लगा होगा कि सर इसमें नेचुरल नंबर का काम क्या है, ये तो बड़ा इजी है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। हाँ बिल्कुल आप इसको जानते हैं, लेकिन बताना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, देखिए नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन हमने आपको बहुत सिंपल दिया है क्लास 9th में, क्या था बताइए नेचुरल नंबर। हालांकि हाँ एक बात और, मैथ में कभी भी डेफिनेशन पे मत जाना, डेफिनेशन से ज्यादा मैथ में कॉन्सेप्ट पे जाना। ठीक है, क्योंकि मैथ डेफिनेशन पे नहीं चलता है, मैथ कॉन्सेप्ट पे चलता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम पूछ रहे हैं तो जरा बताइए नेचुरल नंबर का डेफिनेशन, एक छोटा सा डेफिनेशन क्या हो सकता है। अरे भाई काउंटिंग नंबर आर नॉन एज नेचुरल नंबर, सिंपली, है ना। चलिए तो काउंटिंग नंबर, यदि आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहें, काउंटिंग नंबर्स आर नॉन एज नेचुरल नंबर। अब याद कीजिए बचपन वाले क्लास में जब आपको मैडम बोलती थी कि बेटा काउंटिंग नंबर लिखो, तो कहां से शुरुआत करते थे आप लोग, 1 से। तो सिंपली हमारा यहाँ पे एग्जांपल इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत दूर तक हो सकता है ना। यानी कि इसके बदले में चलो यहाँ पे एक साइन हम लोग देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इनफिनिटी, यानी कि जहां तक आप लिखना चाहते हैं काउंटिंग नंबर आप वहां तक लिखिए, सारा का सारा हमारा नेचुरल नंबर ही कहलाएगा। ठीक है, फिर सवाल यहाँ पे कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा हुआ हमारा 1, और सबसे बड़ा इनफाइनाइट, पता ही नहीं है कितना भी हो सकता है ना। चलिए तो ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। दूसरे नंबर पे हमारा आता है, क्या लिखने वाले होंगे हम जरा बताओ,
होल नंबर, वेरी गुड। नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर। होल नंबर का डेफिनेशन एक बार लिख देते हैं छोटा सा। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विथ 0 आर नोन एज होल नंबर। मतलब कि जब हमारा नेचुरल नंबर यानी कि ये वाला नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होने लगे, उसी को हम लोग कह देते हैं होल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल इसका बड़ा सिंपल है, 0 पहले लगा दो, बाकी जो हमारा नेचुरल नंबर था उसको लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत दूर तक आप लिख सकते हो गया। यानी कि यही हमारा कहलाता है होल नंबर। अब मेरे माइंड में ना एक सवाल आ रहा है। क्या सवाल है? सवाल को पहले सुनना, मेरे स्टेटमेंट को, एक एक शब्द को सुनना, हम क्या कहना चाह रहे हैं। सवाल यह है, क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि हर नेचुरल नंबर हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है, और ये सारा का सारा नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर भी देखने को मिल रहा है। यानी कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर है। पहला बात क्लियर। अब इसी को ना हम स्टेटमेंट को पलट देते हैं, ठीक है। क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है और इसमें 0 तो है ही नहीं। तो सवाल ऐसे ही आपको कंफ्यूज करेगा। ये जो सवाल हम बताए ना, ये बेसिकली ट्रू फॉल्स में आता है, आपने गौर किया होगा इस चीज को, ठीक है। तो ये सवाल हमारा हो गया। आगे बढ़े, तो ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर और होल नंबर। तीसरा नंबर में क्या आ सकता है, अंदाजा लगाइए। इंटीजर्स, वेरी गुड, इंटीजर्स। इंटीजर्स, अच्छा, जब भी बचपन वाले क्लास में आपके सामने वर्ड इस्तेमाल किया जाता था इंटीजर्स, तो कुछ ना कुछ दिमाग में आए ना आए, लेकिन एक नंबर लाइन जरूर आता था। हाँ, नेगेटिव और पॉजिटिव वाला। यानी कि इंटीजर्स का मतलब एक नंबर लाइन आपके माइंड में आता था, जिसमें कि बीच में 0 रहता था, इधर पॉजिटिव नंबर आता था, इधर नेगेटिव आता था। उसी प्रकार का इसमें भी है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग पहले एक अपना नंबर लाइन बनाते हैं। आप लोग अपने स्केल से इसको बिल्कुल सीधा बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 0 होता था, इधर की ओर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। आप आज चाहे तो और लिख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए इतना काफी है, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, इंटीजर से हम लोग किसको कहेंगे? देखिए, जब हम लोग होल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसी नंबर को हम लोग पुकारने लगते हैं इंटीजर्स। हमने क्या कहा? हमने यहाँ पे ये कहा कि जब हम लोग होल नंबर को, होल नंबर मतलब जीरो भी, जब हम लोग होल नंबर को नंबर लाइन पे पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि लिख देते हैं, तो इन्हीं सारे नंबर को हम लोग अब इंटीजर्स कहना शुरू कर देते हैं, बस। और इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा हमेशा कि 0 के इस साइड यानी कि राइट साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं, और 0 के इधर हमारे नेगेटिव वाले होते हैं। अब यहाँ पे 2 टर्म आपको और जान लेना चाहिए, बिल्कुल जरूरी भी है। देखिए, 0 से इधर जितने भी हमारे इंटीजर्स होंगे वो पॉजिटिव वाले हैं, तो उसको नाम क्या दे देंगे? नहीं, वो नहीं, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव हमारे हैं। क्या प्लस का साइन दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है, वो तो ऑटोमेटिकली होता है ना, उसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सब का सब हमारा है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। और 0 के लेफ्ट साइड में जो भी आपको दिख रहे हैं, ये सब का सब हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंटीजर्स। कोई दिक्कत इसमें? समझिए,
जीरो से राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो के लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब फिर से मेरे माइंड में एक सवाल आ रहा है, ठीक है बताओ फिर जीरो हमारा कौन सा इंटीजर्स होगा, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर? हाँ यही हम पूछना चाह रहे हैं कि जीरो हमारा कौन सा इंटीजर होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? आप लोगों का कहना है नथिंग, कुछ भी नहीं। तो क्या जीरो इंटीजर नहीं होगा? जीरो इंटीजर है लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव ये कुछ भी नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं ना? अब समझिए, बिल्कुल आपका कहना सही है। देखो इस नंबर लाइन पे जितने भी आपको नंबर दिख रहे हैं तो सबका सब हमारा इंटीजर कहलाएगा, जीरो भी। ठीक है, लेकिन हमेशा इस बात को आप याद रखिएगा, जीरो के ऊपर ना ही पॉजिटिव का साइन होता है ना ही नेगेटिव का साइन होता है, यानी कि ये जीरो हमारा एक न्यूट्रल नंबर है। न्यूट्रल का मतलब इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई साइन है ही नहीं, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। तो आप इस जीरो को आप न्यूट्रल, या तो न्यूट्रल नंबर कह सकते हो या तो आप न्यूट्रल इसको न्यूट्रल नंबर, या फिर आप इसको न्यूट्रल इंटीजर कह सकते हो, क्योंकि जीरो के ऊपर किसी प्रकार का साइन होता ही नहीं है। या तो आप इसको न्यूट्रल नंबर कह दो या तो न्यूट्रल इंटीजर कह दो। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा पूरी तरीके से इंटीजर्स। क्या इंटीजर्स में कोई दिक्कत, बात समझ में आई है? चलिए, अच्छा इंटीजर्स का एग्जाम्पल यदि हम लिखना चाहें तो बहुत सारा हमारा एग्जाम्पल हो सकता है इसका, है कि नहीं? जैसे -4, 3, -5, 8, 0 एटसेट्रा, बहुत सारा एग्जाम्पल इसका हो सकता है। ये हो गया हमारा इंटीजर्स का बात। ठीक है, चलिए इंटीजर्स के बाद हमारा चौथे नंबर में हमारा आता है आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, रैशनल नंबर। अब आता है हमारा ये, सोचो मतलब कि यदि हम चाहते हैं ना तो पहले ही रैशनल नंबर को बता सकते थे। ठीक है, और बता देते, इसका मतलब ये है कि बता तो देते लेकिन आप समझ नहीं पाते। हम आपके सामने वर्ड इस्तेमाल करते जाते, इंटीजर्स इंटीजर्स इंटीजर्स, आपको समझ में नहीं आता कि इंटीजर्स है क्या, हालांकि आपने पढ़ा है इंटीजर्स एक, लेकिन फिर भी एक माइंड में कंफ्यूजन बना रहता है ना? लेकिन अब समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा क्या है रैशनल नंबर। जरा देखिए ध्यान से, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का एक बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन आपके सामने हम लिखेंगे पहले, है ना? फिर उसको हम लोग ब्रेक करके समझेंगे। देखिए, द number which can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। बस यही डेफिनेशन है हमारे रैशनल नंबर का। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करके समझेंगे पहले कि आखिर ये है क्या। देखिए ध्यान से, इसमें एग्जांपल लेंगे और ज्यादा ये हमारा क्लियर हो जाएगा क्या कह रहा है। कहा जा रहा है ना कि द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि आप किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख दो, P by Q के फॉर्म में। P by Q के फॉर्म का मतलब ये है ऊपर में न्यूमरेटर नीचे में डिनोमिनेटर। ठीक है, आप पहले इसको इस फॉर्म में लिखो। चले एक एग्जांपल यहाँ पे देते हैं, सपोज कीजिए 4/5। ठीक है, 4/5 हमने दिया, तो इस नंबर को हमने क्या P by Q के फॉर्म में लिखा, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा? बिल्कुल लिखा। ऊपर वाला 4 हमारा न्यूमरेटर, नीचे वाला हमारा 5 डिनोमिनेटर। तो कहीं ना कहीं ये हमारा P by Q के फॉर्म में आ गया। ठीक है, लेकिन कुछ और शर्त लिखा गया है। और क्या है, देखो इसमें ना आप जो P by Q के फॉर्म में लिखोगे, ये P और Q दोनों का दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया? इस प्रकार के नंबर होने चाहिए। पॉजिटिव वाले भी हो सकते हैं और नेगेटिव वाले भी हो सकते हैं। तो जरा बताइए, क्या ये हमारा दोनों का दोनों इंटीजर है? बिल्कुल है, लेकिन कैसा इंटीजर है ये भी बता दीजिए। पॉजिटिव इंटीजर। 4 भी हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, 5 भी हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। और एक और शर्त इसमें लिखा गया है, शर्त यह है कि नीचे में जो हमारा ये Q है, यानी कि यहाँ पे जो 5 है, इसके जगह पे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कभी भी इसके जगह पे 0 नहीं होना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि 4/5 हमारा एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। पहला बात तो ये p/q के फॉर्म में है, पहला बात। दूसरा बात, ये दोनों का दोनों इंटीजर है, और कैसा इंटीजर? पॉजिटिव। नेगेटिव भी हो सकता है, एग्जांपल लेंगे अभी हम लोग और लेंगे। तीसरा बात, q हमारा यहाँ पे 0 नहीं है, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर हो गया। आगे देख लीजिए, -5/17, क्या ये एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल रैशनल नंबर है। क्या ये p/q के फॉर्म में है? पहला बात, बिल्कुल है। क्या ये दोनों इंटीजर है? बिल्कुल है। पहला वाला नेगेटिव वाला इंटीजर है, नीचे वाला पॉजिटिव वाला है। तीसरा बात, q का वैल्यू 0 नहीं है, 17 है। आगे देखिए फिर, क्या ये हमारा एक रैशनल नंबर है? -5 सिंपली बिल्कुल है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। क्या? बिल्कुल है, क्योंकि यदि नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो रहता ही है। 1 रहेगा चलेगा, लेकिन 0 कभी नहीं होना चाहिए। तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। आगे देखिए फिर, क्या 8 हमारा एक रैशनल नंबर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके नीचे भी बाई 1 है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, चलिए। उसके बाद और एग्जांपल, हाँ 0/1। देखिए ऊपर में 0 रहेगा चलेगा, लेकिन नीचे में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा एग्जांपल हम यहाँ पे भी दिए होंगे। हाँ देखियो, यहाँ पे 0/1 चलेगा, लेकिन क्या ये चलेगा? 1/0 कभी नहीं चलेगा, क्योंकि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। हाँ बस, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो यही होता है हमारा रैशनल नंबर। दुनिया भर का एग्जांपल है, कितना लेना चाहोगे? बहुत सारा एग्जांपल है इसमें। लेकिन जब भी आपसे पूछा जाए रैशनल नंबर, तो हमेशा याद रखना, आपको 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहला, वो नंबर हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे? p/q के फॉर्म में लिखेंगे। दूसरा नंबर, p और q इंटीजर्स होने चाहिए। तीसरा, q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लीजिए आप, सिंपली 0 भी अपने आप में एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं हम लोग। नीचे कुछ नहीं है तो ऑटोमेटिकली हमारा 1 है। क्या? हाँ बिल्कुल, समझ में आ गया बात। तो यहाँ पे हमारा और भी बहुत सारा रैशनल नंबर हो सकता है। चलिए, अब आपको कहीं ना कहीं रैशनल नंबर समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? अब जल्दी बोलिए। तो रैशनल नंबर जो हमारा ये टॉपिक था, जो हमारे स्टार्ट किए थे, वो समझ में आया। आगे अब सर यहाँ पे जो आपने जगह छोड़ा था, उसके बारे में जरा कुछ बता दीजिए, इसके बारे में बताइए। देखिए, यहाँ पे जगह ना हम जानबूझ के छोड़े थे। क्यों छोड़े थे? क्योंकि हमको इसमें 2 टर्म के बारे में बताना है। हालांकि टर्म तो एक ही है, उसका 2 वैल्यू होता है। आपने एक टर्म सुना होगा, पाई का वैल्यू अक्सर हम लोग 22/7 लिखते हैं ना। चलिए, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे पाई को 2 तरीके से लिखते हैं। एक कोई ऐसे लिख देता है, और कोई एक ऐसे लिखता है। सही तरीका ये है, सही तरीका पाई को लिखने का ये है, याद रखिएगा। नहीं, पाई को लिखने का सही तरीका ये है, याद रखिएगा उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पाई का वैल्यू आपने अक्सर 22/7 सवाल में इस्तेमाल किया है ना। एक इसका और वैल्यू होता है 3.14, और भी आगे कुछ होता है इसका, बहुत लंबा इसका वैल्यू है, लंबा वैल्यू है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे हम कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए पाई का 22/7 भी है और 3.14। अच्छा, ये 3.14 जो आया है, ये कैसे आया वैल्यू? 22 को डिवाइड करने के बाद आया। 22 को 7 से डिवाइड करोगे आप, यही आएगा आपका, ठीक है। अब जरा समझो यहाँ पे हम बताना क्या चाह रहे हैं। आपसे ना इसमें कंफ्यूजन क्रिएट किया जाएगा आपके थ्रू। क्या होगा इसमें? देखो, आपसे पूछेगा कि देखो पाई का वैल्यू 22/7 है, क्या ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है? तो कोई भी साधारण सा बच्चा, जहां तक हम लोग अभी पढ़े हैं, उसको देख के, यानी कि जहां तक हम लोग पढ़े हैं, इतना पढ़ने के बाद कोई भी बच्चा 22/7 को बोल देगा देख के कि भाई ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये पहली बात p/q के फॉर्म में है, दूसरी बात दोनों इंटीजर है, और तीसरी बात q जो है नीचे का वो वैल्यू 0 नहीं है। इट मीन्स 22/7 हमारा जो पाई का वैल्यू होता है, वो क्या होता है? एक रैशनल नंबर। इसीलिए हमने इसको रैशनल नंबर के एग्जांपल में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो, इसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होता बच्चों को, ठीक है। लेकिन याद रखिए, इसका जो दूसरा वाला वैल्यू होता है 3.14, ये केवल यहीं पे नहीं रहता, ये बहुत आगे बढ़ता है, एकदम इनफाइनाइट तक ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, कभी ये रुकता नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो ये वाला वैल्यू जो होगा ना, ये हमारा होता है इरैशनल नंबर। लेकिन सवाल में कभी भी आपको ये वाला वैल्यू दिया हुआ नहीं रहेगा,
सवाल में सिंपली आपको ये पाई का साइन दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक पाई का साइन इस्तेमाल करेंगे। अब जरा समझिए यहाँ पे इन दोनों में फर्क क्या है। सवाल में सिंपली आपको 22/7 देगा, मतलब कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और सवाल में कभी भी इस पाई का दूसरा वाला वैल्यू नहीं देता है, 3.14 वाला वैल्यू कभी नहीं देगा, उसके बदले में सिंपली पाई का साइन दे देगा। तो जब भी सिंपली पाई का साइन आपको दिख जाए, समझ जाइएगा कि अच्छा ये पाई का साइन है, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। और यदि कोई पूछ दे कि इस पाई का साइन का जो वैल्यू है वो कितना है, तो आपको मालूम है 3.14 और भी बहुत सारा 2795 ऐसा कुछ आते रहता है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे इरेशनल में साइन केवल दे देगा और बोलेगा कि बोलो ये रैशनल है, इरेशनल है, तो क्या हो जाएगा इरेशनल। लेकिन 22/7 क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा पूरी तरीके से रैशनल नंबर वाला टॉपिक कंप्लीट। ऑनलाइन वाले बच्चे इसको पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ये ना बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी था, समझना चाहिए था आपको। अभी हम लोग इरेशनल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इरेशनल का बस एग्जांपल आप देख लीजिए, √2, √3, √5, √7, पाई, ये सब हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, सॉरी हमारा रैशनल नंबर तो हो गया कंप्लीट। अब समझिए ध्यान से, एक तरीके से यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो पूरा का पूरा एक इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम लोग आएंगे अपने बुक के टॉपिक पे। सबसे पहला टॉपिक है आपका यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चलिए वहीं से हम लोग अपने इस क्लास को शुरू करेंगे। इधर का मिटा दें, लिखने का आपको बाद में मौका मिल जाएगा। हाँ स्क्रीनशॉट हो गया है। चलिए सबसे पहला टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, समझिए ध्यान से इसको। यहीं से जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, यहीं से हमारे बुक का टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है। समझिए ध्यान से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed every composite number can be expressed as a product of its prime factors। अभी हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। अभी केवल डेफिनेशन है बस, ठीक है। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, ये कहता है कि देखो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ समझिए। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पे लेते हैं 10, ठीक है। समझिए, आपने बचपन वाले क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा होगा, जिससे हम लोग क्या करते थे बेसिकली एचसीएफ या एलसीएम निकालने के लिए हम उसको मदद करते काम लेते थे उसका। समझिए
यहाँ पे इस 10 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पहले कर लो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। यानी कि सिंपली हम लोग यहाँ पे 10 के बगल में 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा हम लोग 25 का। चलिए, हालांकि मालूम है 5 इंटू 5 होगा, फिर भी एक बार तो एक, हाँ ये सब काम आप रफ में जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए 25 को हम लोग 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम यहाँ पे और दे देते हैं, जैसे 90 मान लीजिए, 90 का कर लो 2 से 45, फिर ये 2 सही है। चलिए कितना आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। चलिए एक एग्जाम्पल लास्ट और दे देते हैं, कौन सा लेना चाहिए बताइए। चलो यहाँ पे हम ले लेते हैं, सपोज करो 100, ठीक है। 100 का कर लेते हैं, 2 से 50, 2 से 25, 2 से सॉरी 2 से 50, 50 से 25 और 5 से 5 और 5 से, ठीक है। चलो तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पे समझिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल तो आपने 4 लिख दिया, अब इसका मतलब आप समझिए क्या है। ये बेसिकली रफ था। अब देखो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, लिखा हुआ है एवरी कंपोजिट नंबर। सबसे पहले था आप कंपोजिट नंबर समझिए, ठीक है। देखो कंपोजिट नंबर को समझाने के लिए हम आपको 2 नंबर समझाएंगे, एक प्राइम समझाएंगे और एक कंपोजिट समझाएंगे, ठीक है। पहले वो समझ लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर आगे देखेंगे फिर कि वो क्या कहता है। सबसे पहला आप समझो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन बताएगा हमको? इसका जो फैक्टर होता है, वन होता है, गोकुल होता है। बिल्कुल सही बात, सही है। प्राइम नंबर का मतलब होता है वो नंबर जिसका फैक्टर 2 ही होता है, एक 1 और वो नंबर इटसेल्फ। यानी कि बस शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसका मात्र 2 ही फैक्टर होता है, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। यानी कि वो नंबर जिसका मात्र 2 ही फैक्टर हो, 1 और वो नंबर खुद। एग्जांपल के तौर पे बिल्कुल 2 का प्राइम फैक्टर एक 1 होता है और वो 2 खुद होता है। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एटसेट्रा। बहुत सारा है। यानी कि ये कुछ ऐसे नंबर हैं जिनके फैक्टर बस 2 ही हैं, एक 1 और वो नंबर खुद। कोई दिक्कत नहीं, इसी को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या है? जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। इसमें हम लोग लिख सकते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स। एग्जांपल बताइए इसका। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 एटसेट्रा। चलिए बताइए तो जरा, 4 का प्राइम फैक्टर कौन कौन सा होगा? पहले 1, फिर 2, फिर 4। क्या 2 से ज्यादा हुआ? इट मीन्स ये कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। चलो उसके बाद फिर आप बताओ 16 का बताओ। 1, 2, 4, 8, 16। यानी कि 5 इसका फैक्टर है, यानी कि इन 5 नंबर से 16 हमारा कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना हर नंबर का फैक्टर 2 से ज्यादा है, इट मीन्स ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो वही बात अब यहाँ पे आइए, इसको समझाने के लिए पहले वो समझना जरूरी था, समझ गया। चलो आगे देखो, एवरी कंपोजिट नंबर यानी कि वो नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट का मतलब क्या? मल्टीप्लाई। तो वहां पे कहने का मकसद ये है कि देखो, क्या 10 हमारा एक कंपोजिट नंबर है? बिल्कुल। क्या 25 एक कंपोजिट नंबर है? बिल्कुल है। क्या 90 एक कंपोजिट नंबर है? बिल्कुल है। क्या 100 एक कंपोजिट नंबर है? बिल्कुल है, ठीक है। अब यहाँ पे कहना यह चाह रहा है कि देखो, ये सबका सब हमारा कंपोजिट नंबर है,
और इन सब कंपोजिट नंबर को आप, सारे के सारे कंपोजिट नंबर को आप क्या कर सकते हो, हाँ, यानी कि इन सारे कंपोजिट नंबर को आप इसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हो। प्राइम फैक्टर मतलब क्या, वही जो हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। जैसे यहाँ पे 10 का क्या आया था, 10 का 2, 5 और 5 और 1, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे 2 × 5, अच्छा आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे तो 2 ही फैक्टर हुआ, 3 को कहाँ हुआ, अरे 1 डाल दो ना, एक क्या दिक्कत है, लास्ट वाला, इसमें भी आप एक 1 डाल दो, इसमें भी 1 डाल दो, इसमें भी 1 डाल दो, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमको ये बताता है कि देखो आप हर एक कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के, सॉरी उसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हो, लेकिन किसके थ्रू, प्रोडक्ट के थ्रू, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन बीच में होना चाहिए। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। क्या अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ में आया? ये क्या कहता है, ये सिंपली ये कहता है कि आप दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उन सारे के सारे कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हो, और बीच में साइन किस चीज का होना चाहिए, मल्टीप्लाई यानी कि इनटू का होना चाहिए। तो वही हमारा यहाँ पे लिखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए यही चीज हमारा कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। लेकिन क्या सीबीएसई में आपको इतना आसान सवाल देगा? इतना आसान सवाल तो देने वाला नहीं है। अब एक सवाल ना आपके बुक से लेते हैं, एनसीईआरटी के बुक से, ठीक है। एक क्वेश्चन ही आप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है 6। इतना आसान सवाल तो सीबीएसई नहीं देने वाला है ना। फिर कैसा देगा देखिए, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4, यही है ना, × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर, आर कंपोजिट। ये हम अपने मन से सवाल नहीं दिए, ये आपके एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपने ये चीज समझ लिया कि हर एक कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के रूप में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि बताओ एक्सप्लेन वाई, यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर और ये पूरा का पूरा नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है, एक्सप्लेन वाई। कंपोजिट नंबर क्या होता है मालूम चल गया, जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो। तो वही आपको यहाँ पे साबित करना है कि ये पूरा का पूरा सेट ऑफ नंबर्स और ये पूरा का पूरा सेट ऑफ नंबर्स कंपोजिट नंबर क्यों है। ऐसा ही सवाल देगा आपको सीबीएसई में। सोचो अभी पढ़े थे हम लोग इतना सिंपल वाला, अचानक सवाल को पलट दिया। इसको सॉल्व करने का तरीका है, बताएंगे, देखिए ध्यान से। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको सॉल्व करने के लिए जो हम तरीका बताने वाले हैं उसको समझिए ध्यान से। पहले सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कितना है, 7 × 11 × 13 × 13 + 13, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे इसको ध्यान से। इस पूरे सेट ऑफ नंबर्स में आपको ऐसे जरूर 2 नंबर दिख रहे होंगे जो बार बार यानी कि 2 बार रिपीट हुआ है। कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, पहला में 13 आएगा। सुनो पहले, यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है। आपको क्या लग रहा है बोर्ड मार्क्स लगा के इसको सॉल्व कर देंगे, नहीं, इसमें तरीका अलग है, समझिए। पहले ये सवाल दिया हुआ है, इसको बनाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप ये फाइंड करो कि इनमें से 2 बार नंबर हमारा कौन सा रिपीट हुआ है। 13 हुआ है, यानी कि 13 इसमें हमारा 2 बार है, तो 13 को हम लोग कॉमन बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे 13 को बाहर निकाल दो और ब्रैकेट दो, तो जो अब बच गया उसको लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। 7 को हमने बाहर नहीं निकाला तो 7 के अंदर रहेगा, 11 को नहीं निकाला तो अंदर रहेगा। मल्टीप्लाई यहाँ पे 13 था, 13 को तो आपने बाहर ही निकाल दिया, तो यहाँ पे 13 के जगह पे हम लोग कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर +13 है, +13 है, इसको भी तो आपने बाहर निकाला ना, इसके बदले में क्या लिख देंगे 1, यानी कि कुछ नहीं रहता है तो 1 अपने आप रहता है, समझे ध्यान से। यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर था टोटल हमारा, इसमें हमारा 13 2 बार रिपीट हुआ है, तो 13 को हमने एज अ कॉमन बाहर निकाल दिया,
13 को हमने बाहर निकाला तो बच क्या गया हमारे पास, बच गया हमारे पास 7 × 11। इस 13 को हमने बाहर निकाल दिया तो क्या लिख देंगे इसके बदले में 1 लिख देंगे। इसको भी अपने बाहर निकाल दिया तो क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब इसको क्या करना है देखिए ध्यान से, इसको ना अंदर ही में आप पहले सॉल्व करो। 7 × 11 77 × 1 77 ही रहेगा +1 यानी कि 13 77 + 1 78। तो अब आप इसको ना ब्रैकेट के बाहर निकाल दो, क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई 78। अब इस 78 को आप 2 नंबर में ब्रेक कर दो, नहीं इस 78 को आप 2 नंबर में ब्रेक करो, 2 नंबर में 39 × 2 सही है। हाँ यानी कि इस 37 को हम 39 × 2 लिख दें इसके बदले में, तो वो बिल्कुल हमारा हो जाएगा। चलो वो तो थोड़ा सा 39 × 2 थोड़ा सा बड़ा नंबर हो गया, उससे और छोटा सा नीचे आओ, नहीं उतना नहीं, बस 2 में तोड़ो ना, ब्रेक करो 2 में। ऐसा 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने पे 78 आ जाए। कितना से करना पड़ेगा पता करो। 13 हाँ ये भी सही है। चलो ये थोड़ा सा आसान वाला लग रहा है और पास वाला लग रहा है, यानी कि हम यहाँ पर 13 × 78 को हम 13 × 6 लिख सकते हैं। 78 को हम 13 × 6 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं, अब आप समझिए, देखिए ध्यान से। अभी तक ये नंबर हमारा ना बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन बीच में एक प्लस का साइन आ गया था जो कि पूरा गड़बड़ा दिया। लेकिन अब जरा देखिए तो ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, यानी कि यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आ गया हमारा। और जब भी 2 से ज़्यादा फैक्टर रहे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। यहाँ पे कितने फैक्टर हो गए, अब 3 नंबर हो गए। इट मीन्स ये अब हमारा ये कंपोजिट नंबर बन चुका है। बस करना क्या होता है लास्ट में आपको, जैसे यहाँ पे 2 ही नंबर है तो लास्ट वाले को ब्रेक करके 3 नंबर ला दो, क्योंकि जैसे आप 3 नंबर ला देंगे मतलब समझा जाएगा कि ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। क्योंकि कंपोजिट नंबर का मतलब क्या है, 2 से फैक्टर ज्यादा होना चाहिए। तो अब यहाँ पे 2 से ज्यादा है कि नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप लिखो हियर, एक लाइन में आप यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे हियर there is more than 2 factor, hence it is a composite नंबर। इसलिए यहाँ पे हमको 2 से ज़्यादा फैक्टर अब नज़र आ रहे हैं, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, पूरी तरीके से एक कंपोजिट नंबर हो गया। इसको सॉल्व करने का तरीका यही होता है। आगे बढ़े, चलिए उसी प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए तो जरा इसको देखिए। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एक बार सवाल लिख लेते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इसमें भी एक ऐसा नंबर जरूर होगा जो कि 2 बार रिपीट हुआ होगा। कौन सा रिपीट हुआ है, 5 हुआ है। तो 5 को क्या करेंगे, कॉमन बाहर निकाल देंगे। जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। क्या क्या बच गया इसमें हमारा, 7 × 6 बच गया, इंटू इस 5 को तो आपने बाहर निकाल दिया है, तो 5 के बदले क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। फिर इंटू 4 × 3 × 2 और इंटू 1 और यहाँ पे +5 है। बताइए इस 5 को भी आपने बाहर निकाला है, उसके बदले में भी क्या लिखेंगे +1 लिखेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए आप। देखो इसमें ना बहुत बड़ा बड़ा नंबर दिया हुआ है, तो इसको आप 2 बार ब्रेक कर लो, 2 बार अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 7 6 जा 42 कर लो एक बार में। फिर 1 × 4 4 4 × 3 12 12 × 2 24 24 × 1 अरे पहले ये वाला बताओ, 24 ही रहेगा और 24 + 1 25, यानी कि इंटू 25। अब ये दोनों का दोनों हमारा मल्टीप्लाई में है,
ये भी मल्टीप्लाई में है, तो आप इसको सिंपली ऐसे लिख दो 5 इंटू 42 इंटू 25। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्या यहाँ पे 2 से ज्यादा फैक्टर दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। इट मीन्स ये भी हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। हालांकि इसको आप और ब्रेक करना चाहे ना, ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हाँ 5 इंटू 42 और 25 को हम लोग 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। हालांकि चाहे तो 42 को भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल चलेगा क्योंकि 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया। इट मीन्स ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है, सॉरी कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा। चलिए लिख लेते हैं हम लोग। पहले क्या लिखना था हमारा? हाँ, हियर देयर इज more than 2 factor, hence it is a composite नंबर। इसी प्रकार का सवाल बोर्ड में आता है। आप ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि इस प्रकार का सवाल बोर्ड में आएगा, नहीं। बोर्ड इतना बुर्बक थोड़ी है, इतना आसान सवाल देगा वो नहीं, तो थोड़ा सा वो घुमा फिरा के देगा, आपको परेशान करने का कोशिश करेगा, तो इस प्रकार का सवाल आएगा, इस प्रकार का बन जाएगा। देखिए इस प्रकार के सवाल में ना सबसे पहले आपको हमेशा गौर करना कि कम से कम 2 नंबर रिपीट जरूर हुआ रहेगा। इसमें 13 हुआ था, इसमें 5 हुआ है, और वही सबसे बड़ा हिंट देता है आपको। ठीक है, पहले उसको कॉमन बाहर निकाल दो, हो गया काम खत्म। हाँ हाँ, इसमें 5 कॉमन नहीं रहा था। हाँ हाँ, कुछ नहीं है तो 1 तो कॉमन है ही, कुछ नहीं है तो कॉमन 1 तो है ही, लेकिन वैसा नहीं मिलेगा, वैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। हर बार ऐसा कुछ आपको सवाल उसमें जरूर मिलेंगे जिसमें कि 2 नंबर कम से कम रिपीट हुआ हो। जैसे इसमें 5 हुआ था, इसमें 13 हुआ था। आगे बढ़े, चलो, तो इस प्रकार का आपको सवाल इसमें मिलना था। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमको मिटाना पड़ेगा। चलिए, और आप सबसे पहले ऑनलाइन वाले बच्चे इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद हम लोग इसको मिटाएंगे क्योंकि इसमें बहुत कुछ हम लोगों को अभी नया सीखना है। चूंकि ये चैप्टर हमारा बहुत ही छोटा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको कम से कम 2-3 क्लास में खत्म कर दिया जाए। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद हम लोग सीखेंगे इसमें HCF निकालना और LCM निकालना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा। चलिए समझते हैं। क्या HCF निकालना और LCM निकालना आप पहले से नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, लेकिन किस तरीके से निकलेगा थोड़ा बहुत तो कन्फ्यूजन होगा ही, मेरे हिसाब से। कन्फ्यूजन है कि नहीं? झूठ नहीं बोलना, बन जाएगा। ठीक है, पूछेंगे जब बनाएंगे ना तो पूछेंगे। शिखा बोलिए, बन जाएगा, देखते हैं। अच्छा, युवराज जी बोला है, ठीक है। बन जाएगा तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यदि नहीं बन रहा है, कंफ्यूजन है, तो उसको सीख लीजिए आप। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ में आ गया क्या था? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर एक सवाल देते हैं आपको हम। सवाल लिखिए, क्वेश्चन, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ, क्वेश्चन लिखिए एक, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 and 20, 6 and 20 by the prime factorization method, by the, पूरा लिखोगे, by the prime factorization method। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग अपने बचपन वाले क्लास में बहुत पढ़े हुए हैं। समझिए ध्यान से, ये किस प्रकार से बनता है, इसका सॉल्यूशन देखिए पहले।
सबसे पहले हमको करना है 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के तरीके से उसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे 6 का कर लो, 2 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1, 20 का करेंगे तो 2 से करेंगे तो 10, फिर 2 से करेंगे तो 5 और फिर 5 से करेंगे तो 1। तो क्या अब हम लोग यहाँ पे 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 का जरूरत उतना नहीं पड़ता है, तो उसके लिए घबराना मत, ठीक है। 20 को हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे यहाँ तक तो करना बहुत आसान होता है, हर कोई इतना तक कर लेता है, लेकिन अब समझिए हम लोग HCF और LCM कैसे निकालते हैं। सबसे पहले निकालना हम बताएंगे इसमें LCM, ठीक है। सबसे पहले LCM समझिए। LCM में सबसे पहले ये देखना होता है कि कौन कौन सा डिजिट इस दोनों में इस्तेमाल हुआ है। जैसे इन दोनों का यदि हम लोग पूरा बात करें तो इसमें एक 2 डिजिट हमारा इस्तेमाल हुआ है, एक 3 डिजिट इस्तेमाल हुआ और एक 5 डिजिट इस्तेमाल हुआ है। तो ये 3 डिजिट इसमें हमारा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 को, ठीक है। 2 हमारा यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है 1 बार, यहाँ पे 2 इस्तेमाल हुआ है 2 बार। तो इसमें 2 सबसे मैक्सिमम बार कितना इस्तेमाल हुआ है उसको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 भी इस्तेमाल हुआ है, 3 भी इस्तेमाल हुआ है, 5 भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन 2 सबसे ज्यादा बार कितने बार आया है? 2 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बार, 2 इंटू 2, कहाँ पे? नीचे में आया था 2 बार, 2 बार लिख दिए। उसके बाद हमारा दूसरा डिजिट कौन सा था? 3 कितने बार रिपीट हुआ है? एक ही बार है, एक ही बार लिखेंगे। 5 कितने बार रिपीट हुआ? एक बार, तो 5 भी हम लोग एक ही बार लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। एलसीएम आ गया हमारा 60, बस। हाँ, एचसीएफ बड़ा आसान होता है। एचसीएफ में सिंपली आपको कॉमन देखना होता है, बस। इसमें भी 2, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, यानी कि 2 ही कॉमन है। इट मीन्स एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा? सिंपली 2 आ जाएगा, बस। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो और अच्छी तरीके से सो क्लियर कर सको, एक सवाल और दे देते हैं। लिखो, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, क्वेश्चन लिख लिया आप लोग। फाइंड द एचसीएफ ऑफ क्वेश्चन नंबर दूसरा, हमको भी लिखने दो। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 96 and 404, 96 and 404 by the prime factorization method, by the prime factorization method। चलिए सबसे पहले आप इसको अपने से कोशिश कीजिए। 96 और 404 का 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 48 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 24 आएगा, फिर 2 से करेंगे 12 आएगा, फिर 2 से करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आएगा। 404 को पहले 2 से करेंगे तो 202 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 101 आएगा, और ये 101 फिर किसी से नहीं कटेगा, सिंपली ये 101 से ही कटेगा, तो एक बार में कट जाएगा 101। चलिए अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से। 96 और 404 था, तो क्या 96 को हम लोग 1 2 3 4 5 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 इंटू 3 लिख सकते हैं क्या? ऐसा 96 को लिख सकते हैं, और इसको 404 को 2 इंटू 2 इंटू लिख सकते हैं इतना। चलिए सबसे पहले फाइंड करेंगे एलसीएम। समझिए ध्यान से, पहले तो ये पता कीजिए कि इन दोनों में डिजिट हमारा कौन कौन सा इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले हमको दिख रहा है इसमें 2 इस्तेमाल हुआ है, 3 इस्तेमाल हुआ है और 101 इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। लेकिन 2 जो है ना सबसे ज्यादा बार कितने बार इस्तेमाल हुआ है? 2 बार। यहाँ पे 2 ही बार है, लेकिन यहाँ पे 5 बार इस्तेमाल हुआ है, मैक्सिमम 5 बार इस्तेमाल हुआ है। तो 2 इंटू 2 कितने बार लिखना पड़ेगा? 5 बार। हाँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसमें ना मैक्सिमम देखा जाता है।
मतलब कि कौन सा डिजिट मैक्सिमम बार कितना रिपीट हुआ है, ठीक है। तो 2 हमारा 5 बार रिपीट हुआ था मैक्सिमम। चलिए उसके बाद दूसरा डिजिट कौन सा है, 3 है। 3 कितने बार रिपीट हुआ है, एक ही बार, तो एक ही बार लिखेंगे। 101 कितने बार रिपीट हुआ, एक बार, तो एक ही बार लिखेंगे। मल्टीप्लाई कीजिए अब इसको। चलिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 3 96। चलो 96 आ गया। अब 101 में 96 से मल्टीप्लाई, 96 96 आ गया, एलसीएम आ गया हमारा। एचसीएफ बड़ा आसान होता है। एचसीएफ देखिए, यहां भी 2 2 कॉमन, यहां भी 2 2 कॉमन। यहां 101 है, क्या यहां पे है, नहीं है, यानी कि ये दोनों कॉमन मिल रहा है। तो 2 इंटू 2 इट मीन्स 4, बस हो गया। इतना ही करना होता है इसमें, और इसमें कुछ भी नहीं है। आगे बढ़े। चलो यहां पे आपने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख लिया। अब इन दोनों में एक रिलेशन होता है, एक एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन होता है। क्या है, बात करते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। रिलेशनशिप बिटवीन, टॉपिक का नाम आप डाल सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। यानी कि एचसीएफ और एलसीएम में एक रिलेशन है, एक संबंध है। क्या रिलेशन है, अभी हम लोग पता करेंगे। देखो इसका रिलेशन आपके बुक में भी लिखा हुआ है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। इसका आप रिलेशन लिख लीजिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। बेसिकली ये बात कर रहा होता है ए इंटू बी का, मतलब कि ए और बी क्या, दो अलग अलग नंबर है, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलो अब जरा समझिए ध्यान से, इस रिलेशन को पता करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है। सवाल लिखिए, सवाल लिखिए, फाइंड द एचसीएफ, हाँ फाइंड द एचसीएफ ऑफ, क्वेश्चन लिखिए पहले, नहीं एलसीएम नहीं बोले अभी हम, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 by the prime factorization method, by the prime factorization, by the prime factorization method, full stop. Hence find their LCM, hence फाइंड देयर एलसीएम। देखिए समझिए ध्यान से, इसमें बेसिकली आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। किसका, 96 और 404 का। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम ना बेसिकली हम लोग इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे निकालेंगे नहीं, सवाल बिल्कुल सेम है, सवाल जानबूझ के हम सेम दिए हुए हैं। यहाँ पे 96 था, यहाँ पे 404 था, वही सवाल हम यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है, यहाँ पे भी आपको एचसीएफ एलसीएम ही निकालना है, लेकिन यहाँ पे रिलेशन को लगा के निकालना है, यानी कि फॉर्मूला को पुट करके निकालना है, ठीक है। चलिए कैसे निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख लीजिए। इसका सॉल्यूशन देखिए, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। मतलब कि यहां पे आपके पास सवाल में प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर का मतलब क्या है, बोथ नंबर का मतलब दो नंबर आपको सवाल में दिए हुए रहेंगे। तो सवाल में दो नंबर कौन कौन सा दिया हुआ है, 96 और 404 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है,
इन दोनों का HCF निकालना है, ठीक है। तो HCF आप निकालोगे कितना आएगा, 4 आएगा, आपने निकाला हुआ है यहाँ पे, तो सिंपली हम लोग लिख देते हैं, यही वाला वैल्यू वहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन यदि आप पहले ही नहीं निकाले रहते तो आपको निकालना पड़ता, आप निकालेंगे, यदि नहीं पहले से मालूम है तो आप निकालेंगे, लिख चुके हम लोग यहाँ पे पहले से निकाल चुके हैं। तो HCF के जगह पे बिल्कुल हम लोग डायरेक्टली 4 लिख सकते हैं। क्या LCM आपका मालूम है क्या? Yes. 9696. अरे 9696 आएगा, मालूम है हमको, कहाँ से, यहाँ से बनाए हुए हैं, है ना। लेकिन क्या अभी आपको मालूम है, वही तो निकालना है सवाल में, फाइंड देयर LCM, है ना। तो LCM मालूम नहीं है आपको, चलो तो LCM नहीं मालूम है तो सिंपली यहाँ पे इनटू LCM लिख दो। और प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर का मतलब क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। हाँ, 96 इंटू 400, 4 को मल्टीप्लाई करो। देखो आपको मालूम है कि सर सवाल दोनों का दोनों सेम है, तो HCF हमारा 4 आएगा, LCM हमारा 9696 आएगा, ये आपको पहले से मालूम है। लेकिन तरीका बनाने का थोड़ा सा अलग है, बस फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। क्या यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाए थे क्या? नहीं लगाए थे। तो यहाँ पे हमको निकालना था LCM और हमको HCF पहले फाइंड करना पड़ेगा। आप फाइंड कर लीजिएगा, यदि नहीं मालूम है तो, और मालूम है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो। कहाँ से मालूम चला आपको? डायरेक्टली 4 यहाँ से निकाले हुए थे, तो डायरेक्टली लिख दिए। चलिए अब हमको निकालना सिंपली है LCM। LCM इज इक्वल्स टू 96 इंटू 404, और ये हमारा मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा। चलो अब थोड़ा सा हम लोग काट कुट वाला काम कर लेते हैं। जैसे इसको करोगे तो हाँ 4 से एक बार में, और ये 4 से 2 24 ना, 24, ठीक है। चलिए अब आगे LCM इज इक्वल्स टू 24 इंटू 404। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9696 आएगा। अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ भी LCM 9696 आया, यहाँ भी LCM 9696 था, यहाँ भी HCF 4 था, और यहाँ भी HCF हमारा 4 ही है। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब आप इस मेथड से बनाते हो तो समय ज़्यादा लगता है, समय ज़्यादा लगता है। लेकिन यदि आप इस मेथड से बनाते हो तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला पे पुट कर देते हो, जल्दी हमारा बन जाता है और आंसर भी सेम आ जाता है, ठीक है ना। तो यही हमारा रिलेशन होता है HCF और LCM। इसमें बेसिकली क्या होगा ना, कभी कभी समझिए ध्यान से, इसमें कभी कभी आपको HCF दे देगा, LCM पूछ लेगा, या फिर कभी कभी LCM पहले दे देगा, LCM पूछ लेगा, सॉरी LCM दे देगा, HCF पूछ लेगा, और ये 2 नंबर तो आपको दिया हुआ रहेगा सवाल में, वो तो हर बार रहेगा दिया हुआ, कोई दिक्कत इसमें। अब चलिए तो ऑनलाइन वाले बच्चे, इसका सबसे पहले आप एक बार दोबारा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। यहां तक हम लोगों ने पूरी तरीके से रिलेशनशिप हम लोगों ने HCF और LCM के बारे में भी देख लिया। चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पे रहने देंगे, क्योंकि आज हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं, है ना। और यहीं पे हमारा जो पहला वाला टॉपिक था रैशनल नंबर, वो पूरी तरीके से खत्म होता है, ठीक है। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे इरेशनल टॉपिक को, और इरेशनल टॉपिक में बेसिकली हम लोगों को √2 को, √3 को, √5 को, √7 को, इन सबको इरेशनल साबित करना पड़ता है बस, ठीक है। तो ये हम लोग साबित करने वाला चीज़ हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। कोई डाउट आप लोगों को? आगे बढ़ सकते हैं ना। चलिए तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, यानी कि कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।